गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। और सभी को आवाज आ रही है कि नहीं? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? सभी को दिख रहा है, सुन रहा है सब कुछ? सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, शुरू करते हैं सेशन। और आज है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, फिर कल से नया चैप्टर। ठीक है, चलो बेटा सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। सभी को गुड इवनिंग। निशांत बाबू गुड मॉर्निंग, कैसे विश कर रहे हो? ससुरे अफीम का डोज ले रखा है क्या? सुबह हो रही है। गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग निशांत, गुड इवनिंग अब्दुल। चलो बेटा सेशन की शुरुआत करते हैं। जॉब के कारण क्लास पे नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड सेशन देख लिया करो। ये तभी तो ऑनलाइन कोर्स का यही तो फायदा है कि जब आप नहीं देख पा रहे हो अपने हिसाब से, तो फिर जो भी आपको कन्वीनियंट टाइम लगे उस टाइम पे देखो, पर देखो जरूर ताकि कंटेंट आपका पूरा हो जाए। ठीक है, शिवम बेटा एक बार रिफ्रेश कर ले, नहीं होगी फिर बफरिंग। बिल्कुल अभिषेक, इसमें स्टैटिक होगा, करंट नहीं बेटा। ये करंट के लिए नहीं है, ये जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट वाली जीके उसके लिए है। एंड यस वी विल बी कवरिंग द स्टैटिक जीके। ठीक है, डोंट वरी, स्टैटिक जीके होगा यहां पर, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, क्लास आज थोड़ी लेट बनाई गई है, साहिल सर थोड़े बिजी थे, वही बनाते हैं मेरी क्लासेस और अपनी क्लासेस, तो इस चक्कर में बच्चे थोड़े कम दिख रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्लास है कि नहीं। एनीवेज अभिषेक मैंने बता दिया बेटा, करंट अफेयर्स इसमें नहीं होगा, करंट अफेयर्स फाउंडेशन के बैच में है, वहां पर मिलेंगी उसकी क्लासेस और पीडीएफ। स्टैटिक जीके यहां पे पूरा होगा। चलो बेटा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स के हमने 5 से 6 क्वेश्चंस करे थे। आज मैं पूरे क्वेश्चंस ले आया हूं। जो भी बच्चे डायरेक्टली एटीएम बैच में जुड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने थ्योरी पहले से पढ़ ली अच्छे से। ठीक है, थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है और तब तुमने सिर्फ एटीएम बैच ज्वाइन किया, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो एटीएम तुम्हारे ही काम का है। पर अगर जो तुमने थ्योरी नहीं पढ़ रखी और फिर एटीएम से जुड़े हो बेटा, तो दिक्कत आएगी और पक्का आएगी, क्योंकि हजारों क्वेश्चंस हो चुके हैं एटीएम बैच में। कितने ही क्वेश्चंस और कितना ही उनका एक्सप्लेनेशन याद कर पाओगे? अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फटाफट से इस फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ के अपने सारे सब्जेक्ट्स के जो बेसिक्स हैं, एडवांस कंटेंट है, सब क्लियर कर लो और उसके बाद एटीएम बैच में प्रैक्टिस लगाओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पहला क्वेश्चन, थोड़े थोड़े सिमिलर क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे हमने पिछली क्लास में किए थे। अभी बताओ, चलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर? भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? टर्शरी सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया निशांत, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। शिवम, करंट अफेयर्स इस कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा, करंट अफेयर्स डायनामिक सब्जेक्ट है। ठीक है, करंट अफेयर्स यहां पे करवाऊंगा तो सब पुरानी हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो वो फाउंडेशन का पार्ट हमने रखा है, इसका नहीं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं नॉर्मल। चलो, तो तुम जवाब दे रहे हो कि सर सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो आप सब जानते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं कि सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का मतलब होता है वो क्षेत्र इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का वो सेक्टर जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती हो, सेवा दी जाती हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे मान लो आईएएस अफसर वगैरह जो लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हमें कोई गुड्स थोड़ी दे रहे हैं, वो कोई हमें वस्तु थोड़ी दे रहे हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि हमारा जीवन आसान बन सके। मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सेवा है। कोई नाई आपके बाल काट रहा है, वो सेवा है। कोई होटल में आप जाके वहां पे सुविधा ले रहे हो, वो सेवा है। अगर आप जो है डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा रहे हो, वो सेवा है। आर्किटेक्ट से आप अपने घर का नक्शा बनवा रहे हो, वो सेवा है। समझ में आ रही बच्चों बात? तो बेसिक बात यह है कि सर्विस सेक्टर में सर्विस वाली जो काम है, गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, तो टर्शरी सेक्टर का मतलब ही सर्विस सेक्टर होता है। बाकी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जहां पर लोग अनौपचारिक तरीके से गतिविधियों में लगे हुए और पैसा कमा रहे हैं,
मतलब इनफॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो कोई ठेला लगा के अपना धंधा कर रहा है, पर ठेला लगा के लाखों कमा रहा है, पर फिर भी वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। कोई बेलदारी कर रहा है, मतलब कि कोई जैसे मजदूरी कर रहा है, कोई जो है दिहाड़ी पे काम कर रहा है, कोई जो है मान लो कि रिक्शा चला रहा है, तो ये सब क्या है, ये असंगठित क्षेत्र के काम है, यानी ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इन्हें किसी कैटेगरी में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर होता है जहां पर इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज हो, जहां पर चीजें बन रही होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज यानी कि यहां पर उद्योग हैं, यहां पर उद्योग है, तो चीजों को, जब चीजों को बनाया जाता है ना, रॉ मटेरियल लेके जब उसे कन्वर्ट किया जाता है मशीनों के द्वारा किसी दूसरे प्रोडक्ट में, जब कच्चे माल को मशीनों के द्वारा उद्योगों में कन्वर्ट किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट में, तो वो प्रोसेस होता है सेकेंडरी सेक्टर का, विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। तो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जहां पे भी जो चीजें बन रही हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है वो एक्टिविटीज, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई है, नेचर से जुड़ी हुई है, यानी कि आप नेचर से डायरेक्टली कोई चीज रिसीव कर रहे हो, जैसे खेती बाड़ी कर रहे हो, जमीन पर कर रहे हो, नेचर से जुड़ा हुआ है। माइनिंग कर रहे हो, खदान खोद रहे हो, जमीन में खोद रहे हो, नेचर से जुड़ा हुआ है। फिशिंग कर रहे हो, कोई तालाब है, झील है, उसमें डायरेक्टली आप मछली ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी आपका प्राथमिक सेक्टर की एक्टिविटी है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। यानी जब आप सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हो, उनका यूज कर रहे हो, प्राइमरी सेक्टर। तो यहां पे याद रखना सर्विस सेक्टर का मतलब है टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट, गुड्स दैट आर ब्रॉट नॉट फॉर मीटिंग द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर बट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स आर कॉल्ड। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती हैं कहलाती हैं। बताओ बेटा, भाई ऐसी वस्तुएं जो तुरंत आपकी नीड को, आपकी इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, पर आपके लिए वो सेवा या वो प्रोडक्ट देंगे जिससे आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे मान लो मैं सिलाई वाली जो मशीन होती है, कपड़े सिलने वाली जो मशीन है, वो घर पे लेके आता हूं। क्या वो मशीन लाते ही मुझे उसका कोई बेनिफिट है? मुझे बस यस और नो में जवाब दो। मैं मशीन लेके आया, अब मैंने मशीन लाके घर में रख दी, क्या उससे मुझे कोई फायदा होगा? भाई मैं मशीन ले आया, उससे कोई मुझे अभी फायदा है? जब तक मैं उसे यूज नहीं करूंगा, वो घर में रखे रखी मेरे किसी काम की है? किसी काम की नहीं है। मुझे अगर उससे कपड़े सिलने हैं, कपड़े तैयार होंगे, मैं पहनूंगा तो मेरे काम की है। तो यानी जब आप कोई ऐसी वस्तु लेके आते हो जो तुरंत आपकी नीड को पूरा ना करे, पर जब आप उसका यूज करोगे तो उससे जो चीज बनेगी वो आपके काम की है। समझ में आ रही है बच्चों बात? अब जैसे मान लो मैं आटा गूंथने वाली जो मशीन है वो घर में ले आऊं, ठीक है, आटा गूंथने वाली जो मशीन है वो मैं घर में ले आऊं, उसमें आटा डाल दूं, पानी डाल दूं, ठीक है, उसमें और कुछ चना वना का जो आटा है वो मिक्स कर दूं, और उसके बाद जो है मशीन मैंने चालू कर दी, वो आटा जो है गुथा हुआ निकल जाएगा, आराम से रोटी पकाई जा सकती है। पर अगर मैं सिर्फ मशीन लेके आ जाऊं, क्या मशीन मेरे को रोटी बना के दे देगी? मशीन रोटी बना के नहीं देगी, मशीन मेरे को वो प्रोडक्ट तैयार करके देगी जिससे रोटी बनेगी। तो याद रखना, ऐसी वस्तुएं जो दूसरी वस्तुएं बनाने के लिए लाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। क्या बोलते हैं बच्चों? पूंजीगत वस्तुएं। समझ में आया सबको? एग्जैक्टली। तो कैपिटल गुड्स बोलते हैं बच्चों ऐसी वस्तुओं को, जब ऐसी वस्तुएं आप यूज करते हो जिनसे दूसरी वस्तुएं बनेंगी, फिर आप उनको यूज कर पाओगे, तो याद रखना वो कैपिटल गुड्स होती हैं। तो किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए जो वस्तु आप लेके आए हो, दैट इज अ कैपिटल गुड, पूंजीगत वस्तु है वो, ठीक है। बाकी कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वे वस्तुएं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। अब जैसे मान लो साबुन लेके आया, अब साबुन का कुछ और तो कुछ हो नहीं सकता, मैं डायरेक्टली उसे अप्लाई करूंगा अपनी बॉडी पर नहाते वक्त, ठीक है, तो मेरे लिए वो क्या है? कंज्यूमर गुड हो गई, ठीक है। मैं अपने लिए ब्रेड लेके आया, मैंने ब्रेड सीधे सीधे खा ली, ठीक है, चाय के साथ या दूध के साथ या जैसे भी। समझ में आ रही है बात? मेरे लिए वो क्या है? कंज्यूमर गुड है। मैं बाहर से चॉकलेट लेके आया, कंज्यूमर गुड है, उसको छीला और उस रैपर को निकाला और मैंने खा लिया, कंज्यूमर गुड है।
तो जो कोई ऐसी वस्तु जो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कंज्यूम कर सकते हो, वो है कंज्यूमर गुड्स, यानी उपभोक्ता वस्तु है, जिसका सीधा सीधा आप उपभोग कर लो। कंजप्शन गुड कुछ नहीं होती, ठीक है, ये बेकार का टर्म डाला हुआ है। फाइनल गुड का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो रेडी टू यूज है, ठीक है। जैसे मान लो अब एक पूरी की पूरी मैं मशीन का सेटअप लेके आ जाता हूं घर पे, पूरी की पूरी एक मशीन का सेटअप ले आता हूं, मैंने सिर्फ आटा डाला, पानी डाला, ठीक है, और पता चला दूसरे साइड से रोटी निकल के आ गई। यानी जो अंदर जो पूरा प्रोसेस हुआ वो हुआ, फाइनल गुड मेरे सामने है रोटी, मैं उसे कंज्यूम कर सकता हूं। तो फाइनल गुड का मतलब है वो अंतिम प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज है, जिसे आप यूज कर सकते हो तुरंत। समझ में आ रही है बच्चों बात? क्लियर है? तो कोई भी ऐसी वस्तु जो रेडी टू यूज है, यूज करने के लिए तुरंत अवेलेबल है, वो फाइनल गुड है। क्लियर है बच्चों? अंतिम वस्तु है। क्लियर? चलो, तो कैपिटल गुड्स होते हैं जब आप कोई ऐसी वस्तु लाते हो जिससे दूसरी वस्तु बनानी हो। अब ऐसे कंज्यूमर गुड्स में जैसे मशीन्स आ जाती हैं, फैक्ट्रीज में मशीन्स हैं। अब फैक्ट्री वाला तो मशीन इसलिए लाया ताकि मशीनों से कुछ और बनाया जा सके। समझ रहे हो? किसी की अगर फैक्ट्री है तो उसने अपने फैक्ट्री में मशीन लगा दी, अब उन मशीनों का काम है कुछ और प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो मान लो जैसे कपड़े बनाने की मशीन है, तो उस बंदे ने अपनी फैक्ट्री में कपड़े बनाने की मशीन रखी, कॉटन लेके आया, कच्चा माल है कॉटन, कपास, उसको मशीन में डाला, उससे कपड़ा बन के आ गया। तो मतलब क्या हुआ? मशीन कैपिटल गुड हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम पढ़ो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है। ना तो हम पूरी तरह से सोशलिस्ट हैं, यानी पूरी तरह से ना तो हम समाजवाद हैं, ना ही हम पूरी तरह से कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी हैं, हम हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? मुझे जरा जवाब दो जल्दी से, सभी लोग बताएंगे बेटा। और जब समझ में ना आए तो तुरंत पूछ भी लेना, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। 10 बार पूछोगे नहीं बताऊंगा, 10 बार, 3 बार तक बता दूंगा, ठीक है। 3 बार तक बता दूंगा, साला 10 बार नहीं पूछना। सी बोल रहे हो तुम लोग। A mixed economy is one in which the public sector, यानी public sector मतलब consisting of government enterprises यानी सरकारी कंपनियां, and the private sector यानी consisting of private enterprises यानी प्राइवेट कंपनियां coexist with each other। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी उद्यम और निजी क्षेत्र यानी निजी उद्यमों से मिलकर एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में होते हैं। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। सभी लोग ध्यान से देखो, मिश्रित इकोनॉमी का मतलब है जहां पे सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां साथ में मिलकर काम करें। सही बात है भाई, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकारी कंपनियां भी हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी हैं, और मिलकर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। जब मैं समाजवाद कहूंगा कि पूरा देश समाजवाद हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सोशलिस्ट है, अगर मैं ऐसा कहूं कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सोशलिस्ट है, समाजवाद है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां हैं देश में। या मैं कहूं कि हमारा देश पूरी तरह से पूंजीवादी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पूंजीवादी है, इसका मतलब है कि सभी कंपनियां जो देश में है वो प्राइवेट लोगों की हैं, प्राइवेट सेक्टर की हैं। पर हमारे यहां ऐसा नहीं है, ना तो सारी कंपनियां सरकार की है, ना सारी कंपनियां निजी क्षेत्र में है, कुछ सरकारी है कुछ प्राइवेट हैं, और दोनों मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी को बोलते हैं मिश्रित इकोनॉमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली? निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में होते हैं? बताओ। इंडिविजुअली जब आप संसाधनों पर कंट्रोल कर पाओ, यानी एक व्यक्ति का जब संसाधनों पर कंट्रोल होता है तो उसे किस तरह की इकोनॉमी बोलते हैं? कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी? सभी लोग बताएंगे। ऋषभ, वो भी होगी, मेडिवल हिस्ट्री की भी होगी और स्टैटिक जीके की भी होगी। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, दोनों होंगे।
बिल्कुल निशांत, पीपीपी मॉडल, वेरी गुड, थोड़ा एडवांस जानता है तो शाबाश। बिल्कुल, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? कैपिटलिस्ट। जब निजी क्षेत्र के अंडर सारे के सारे संसाधन हों, ठीक है, सारे के सारे संसाधनों पर स्वामित्व अगर निजी क्षेत्र का है, इसका मतलब वो अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट है। भाई देखो, कम्युनिस्ट का मतलब तो ये होता है कि सारे संसाधन सरकार के कंट्रोल में, सारे संसाधन सरकार के कंट्रोल में, सारे संसाधनों पर सरकार का कंट्रोल, सारे संसाधन सरकार के कंट्रोल में। इसका मतलब यह है कि लैंड भी सरकार की, देश में पूरी जमीन भी सरकार की, ठीक है, एग्रीकल्चर भी सरकार का, एग्रीकल्चर भी सरकार का, फैक्ट्रीज यानी इंडस्ट्रीज वो भी सरकार की। बस इन सब का इस्तेमाल सरकार करने दे रही है। सरकार ने लीज पर दे दी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम इस्तेमाल करो, पर अल्टीमेटली तुम्हारा इन पे कोई ओनरशिप राइट नहीं है, तुम्हारा कोई मालिकाना हक नहीं है, सरकार की चीजें आपको इस्तेमाल करने के लिए दी जा रही है, ठीक है भाई। अब जैसे सरकारी रेलवे स्टेशन है, तो सरकारी रेलवे स्टेशन क्या है? सरकार का कंट्रोल है, आपको तो इस्तेमाल करने को दे दिया कि भैया यहां से ट्रेन पकड़ लो, यहां पे ट्रेन से उतर जाओ, समझ रहे हो बेटा? तो चाहे वो जमीन हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, जब सब पर सरकार का कंट्रोल हो और सरकार यूज करने के लिए दे, तो वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल सरकार का, थोड़ा कंट्रोल सरकार का और थोड़ा लोगों का। अब जैसे आज के टाइम में हम लोग पूरी तरह से सोशलिस्ट तो नहीं है, पर हमारे यहां सोशलिज्म वाला थोड़ा एलिमेंट है। सरकार की भी कंपनियां हैं और लोग खुद की भी कंपनियां स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहां पे समाजवाद और कैपिटलिस्ट जो है मिक्स चल रहा है, उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोल देते हैं। पर हमारे यहां सोशलिज्म का थोड़ा सा इंपैक्ट तो है ना भाई। लोगों को, लोगों के बीच में चीजें बटी हुई तो है, थोड़ा कंट्रोल सरकार का, थोड़ा लोगों का, संसाधनों के ऊपर, ठीक है भाई। थोड़ा कंट्रोल सरकार और थोड़ा कंट्रोल लोगों का, थोड़ा कंट्रोल सरकार का और थोड़ा कंट्रोल लोगों का, इसे बोलते हैं एक तरीके से सोशलिज्म। पूरी तरीके से नहीं है हमारे यहां, पर थोड़ा सा एलिमेंट है। कैपिटलिस्ट का मतलब है पूरी तरह से, पूरी तरह से निजी क्षेत्र का, पूरी तरह से निजी क्षेत्र का अधिकार किस पर? संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर, ठीक है। पूरी तरह से निजी क्षेत्र का अधिकार संसाधनों पर। और मिक्स्ड क्या है? सरकारी और निजी क्षेत्र का, ठीक है भाई, सरकारी और निजी क्षेत्र का मिश्रित रूप से कंट्रोल, मिक्स्ड रूप से कंट्रोल, मिश्रित कंट्रोल, यानी थोड़ी कंपनियां सरकार की हैं, थोड़ी कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं, यानी थोड़े संसाधन सरकार के कंट्रोल में है, थोड़े संसाधन जो निजी क्षेत्र है उसके कंट्रोल में है, तो इसे बोल देते हैं मिक्स्ड। तो यहां हमारे यहां पर तो मिक्स चल रहा है। बाकी जो सवाल में पूछा गया कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में होते हैं, तो वो कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी होता है। नेक्स्ट, इन टेक्नोलॉजिकल एरिया इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट एम्प्लॉयर टू फीमेल एम्प्लॉई। तकनीकी क्षेत्र में भारत महिला कर्मचारियों के लिए डैश सबसे बड़ा नियोक्ता है। भाई देखो, भारत के बारे में बोला गया है कि टेक्नोलॉजिकल जो एरिया है, तकनीकी जो क्षेत्र है, उसमें भारत महिलाओं को रोजगार देने वाला, बताओ भाई। यहां पे प्राइमरी लिस्ट नहीं आएगा, यहां पे आएगा फर्स्ट। ये गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड बेटा, इसको सही कर देते हैं। फर्स्ट होगा यहां पर, यहां पे होगा फर्स्ट। मैं लिख देता हूं, आप बाकी जवाब दो इसका।
भाई टेक्नोलॉजिकल एरिया में महिलाओं को नौकरी देने वाला भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है टेक्नोलॉजिकल एरिया में। भारत में जो महिलाएं हैं वो ये मान के चलो ज्यादातर महिलाएं भारत में टेक्निकल फील्ड में काम कर रही है। जैसे जैसे आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। जो लोग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो सब जानते हैं टीसीएस का नाम। फिर तुम लोगों ने अगर इंजीनियरिंग की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप एचसीएल का नाम जानते हो, विप्रो का नाम जानते हो, है ना, इंफोसिस का नाम जानते हो। तो ये जो कंपनियां हैं, ये जो टेक्निकल कंपनीज हैं, ये हमारे देश में महिलाओं को ज्यादा जॉब दे रही है। इनफैक्ट टीसीएस ने तो भाई 2022 का डेटा बता रहा हूं तुम्हें, 2022 में ये डेटा आया था कि टीसीएस ने तो 2,10,000 महिलाओं को नौकरी दी हुई है। 2,10,000 महिलाओं को नौकरी दी हुई है, 2022 का डेटा बता रहा हूं। 2,10,000 महिलाओं को अपने कंपनी में नौकरी दी हुई है। कितना बड़ा काम किया है टीसीएस ने। और ये इसलिए नहीं कि दया करके, महिलाएं एलिजिबल हैं टेक्निकल फील्ड में काम करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से एचसीएल में भी महिलाएं हैं, विप्रो में भी हैं, इंफोसिस में भी हैं। तो 2,10,000 महिलाओं को तो टीसीएस ने रोजगार दे रखा है। बाकी कंपनियों का तो मैं डेटा बता ही नहीं रहा। और ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां, कई सारी छोटी छोटी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जिन्होंने महिलाओं को रोजगार दिया हुआ है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। अरे अभी तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बनी हुई है टीसीएस, ठीक है। इनके पास रिसोर्सेज ही बढ़िया है, ठीक है। हाँ, तो याद रखना बेटा, क्लियर है। बाकी मुझे एक बार ये होमवर्क में बताना जरा सा, ये या फिर थोड़ी देर में मुझे सर्च करके बता दो अगर तुम पता कर पाओ तो। पहले नंबर पे कौन सा देश है? हम तो दूसरे नंबर पे हैं महिलाओं को टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में रोजगार देने में। फर्स्ट कंट्री कौन सी है सभी लोग बताएंगे। और ये अगला क्वेश्चन देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर मींस, इसका जवाब दो, हम तब तक थोड़ा पानी पी लें। ये किसका फोन आ रहा है? बताओ, इसका जवाब दो सभी लोग। सभी लोग जल्दी जवाब देंगे बेटा। बताओ भाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर मीन, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का अर्थ क्या है? जॉइंट सेक्टर, अब तुम देखो, तुम जवाब दे सकते हो। कॉपरेशन बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, cooperation between state government and central government, cooperation between domestic and foreign industries, cooperation between two government departments। जॉइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र, सभी लोग बताएंगे भैया संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या है? बिल्कुल ए है, ए, ठीक है। कॉपरेशन बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो यानी जॉइंट सेक्टर का मतलब यही है कि सरकार और निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र जब मिलकर काम करे तो वो जॉइंट सेक्टर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे संयुक्त क्षेत्र की एक कंपनी है जैसे अमूल, ठीक है। अमूल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके अलावा दिल्ली मेट्रो, वो भी जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल है। जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल है दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी। तो जहां पे पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र जब मिलकर काम करें तो हम बोल देते कि यार ये जॉइंट सेक्टर का वेंचर है, यानी कि ये जो काम हो रहा है ये जॉइंट सेक्टर का काम है, ठीक है। चलो, बाकी यूएसए जो तुम इसका बोल रहे हो, तो यूएसए नहीं है बेटा। 2023 के डेटा के हिसाब से मंगोलिया है। मंगोलिया वो देश है जहां पर महिलाओं को सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एरिया में नौकरी मिली हुई है,
ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एरिया में नौकरी मिली हुई है मंगोलिया में सबसे ज्यादा महिलाओं को। दूसरे नंबर पे इंडिया है, ठीक है, मंगोलिया है पहले नंबर पे। चलो आगे बढ़ते, हर जगह साला यूएसए नहीं है, ठीक है, डेटा बदलता रहता है, ये हर साल डेटा बदलता है। यहां पे तो आंसर हो गया जॉइंट सेक्टर का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग। इंडियन इकोनॉमी में डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ, बताओ, इंडियन इकोनॉमी में बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ, में बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ, भारतीय अर्थव्यवस्था को इस रूप में वर्णित किया जा सकता है, ट्रेडिशनल, मिक्स्ड, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। तुम कैपिटलिज्म का मतलब भी जानते हो, जहां सारे संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार हो, सोशलिज्म जहां पे सभी संसाधनों पर सरकार का और लोगों का अधिकार हो, मिक्स्ड जो है सरकार और निजी क्षेत्र, और ट्रेडिशनल मतलब जैसे मान लो ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या होती है, जैसे मान लो, मुझे एक बात बताओ, एंशिएंट टाइम में भारत की इकोनॉमी, आज के टाइम में तो हम लोग सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है ज्यादा, एग्रीकल्चर से भी ज्यादा अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं सर्विस सेक्टर की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, एंशिएंट इकोनॉमी जो इंडिया की रही, प्राचीन काल में जो भारत की अर्थव्यवस्था रही, वो किस गतिविधि पर आधारित थी? कृषि पे, पशुपालन पे, या इंडस्ट्रीज पे, या सेवा क्षेत्र में? सभी लोग बताएंगे प्राचीन काल में हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कौन सी आर्थिक गतिविधि पर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन? सभी लोग बताएंगे एग्रीकल्चर। अब मुझे एक बात बताओ, आज तो हम चलो सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, पर अगर आज भी हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी को ही फॉलो करते, यानी नहीं 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 यार, हमें इंडस्ट्रीज नहीं बनानी, नहीं नहीं हमें तो सर्विस सेक्टर की तरफ नहीं जाना, हम तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी रहेंगे, हम लोग तो एंशिएंट टाइम से वही हैं, अगर सरकार ये डिसीजन ले ले तो हमारी इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल इकोनॉमी, कि भाई हम तो शुरुआती टाइम से ही एग्रीकल्चर पर आधारित हैं, आगे भी एग्रीकल्चर पर ही आधारित रहेंगे। तो जो देश जैसी इकोनॉमी पर सालों पहले, हजारों साल पहले निर्भर थे, उसी गतिविधि पर अगर आज भी निर्भर है, तो वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। हमने अपनी ट्रेडिशनल इकोनॉमी छोड़ दिया, हम सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हमारे यहां पर क्या है? हमारे यहां पर है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द डैश कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। डैश उन गतिविधियों को शामिल करता है जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को, नेचुरल रिसोर्सेस को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदला जाता है, जिसे हम औद्योगिक गतिविधि से जोड़ते हैं। मुझे बताओ ऐसा कौन से क्षेत्र में होता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेस को एक अलग प्रोडक्ट के तौर पर बना के तैयार करके दे देते हो? कौन से क्षेत्र में ऐसा होता है कि आप कच्चे माल को मशीनों में डालो, है ना, विनिर्माण के लिए डालो, और उसे एक नए प्रोडक्ट में तैयार कर दो? ये कौन से सेक्टर का पार्ट है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या फिर ये खेतीबाड़ी वाला? बताओ, सभी लोग बताएंगे ऐसा कहां होता है? बस बेटा 5 मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास। शरीक रजा, ठीक है। बी, सेकेंडरी सेक्टर, भाई इंडस्ट्रीज में ही तो होता है, कच्चा माल आप मशीन में डालते हो, तैयार माल मशीन से बाहर निकलता है, रूप ही बदल गया, ससुरा स्वरूप ही बदल गया, ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग हाउस इज द एग्जाम्पल ऑफ, घर बनाना उदाहरण है किसका? बताओ, घर बनाना कौन से सेक्टर का उदाहरण है? सेवा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। मेकिंग हाउस इज द एग्जाम्पल ऑफ, सभी लोग बताएंगे घर बनाना। बताओ बेटा किसका काम है? घर बनाना किसका काम है? सोच समझ के बोलो, सभी लोग सोच समझ के बोलेंगे। हाँ, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि घर बनाने के लिए आपको चाहिए सीमेंट, फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है। आपको घर बनाने के लिए चाहिए ईंट, ईंट के भट्टे में बन रही है ईंटें। आपको घर बनाने के लिए चाहिए, क्या चाहिए आपको? पेंट चाहिए, ठीक है, घर को पेंट भी करोगे, कहां बन रहा है? फैक्ट्री में बन रहा है पेंट, ठीक है भाई। आपको घर बनाने के लिए फिर
बिजली भी चाहिए, बिजली कहां बन रही है, ग्रिड में बन रही है, ठीक है भाई, तो मतलब वो भी बन ही रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है बिजली भी, मतलब घर बनाने के लिए हर चीज तो बन रही है, घर भी उन्हीं चीजों से बन रहा है, तो अल्टीमेटली सेकेंडरी सेक्टर के साथ कनेक्शन है भाई। रॉ मटेरियल से घर थोड़ी बना रहे हो कि मिट्टी से घर बना दिया हो, या मिट्टी में कहीं ईंट मिल जाती है अपने आप तो उससे तुमने ईंट से घर बना दिया, या सीमेंट कहीं ऐसे पड़ा हुआ जमीन पर मिल गया उससे बना दिया। अगर ऐसे मिल जाता तब तो हम बोलते प्राथमिक सेक्टर का पार्ट है। पर हर चीज जो घर बनाने के लिए जरूरी है, हर चीज बन रही है फैक्ट्री में और फिर घर बन रहा है, तो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, ये तुम अगर कर दो तो मजा आ जाएगा भाई, ये वाला तुम कर दोगे तो मजा आ जाएगा। बताओ, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन, व्हाट डज दिस शो। कल्पना कीजिए कि अगर किसान किसी खास चीनी मिल को गन्ना बेचने से मना कर दे तो क्या होगा। तो ये होगा कि यार जब मिल को गन्ना नहीं मिलेगा, शुगर मिल को जब गन्ना नहीं मिलेगा तो चीनी बनेगी कैसे, मिल को बंद होना पड़ेगा। इससे क्या पता चल रहा है बताओ, इससे क्या पता चल रहा है, सभी लोग बताएंगे। बढ़िया एग्जांपल है, देखो अब दिमाग लगाने वाला एग्जांपल है। ये भी तुम्हारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कर लोगे आराम से अटेम्प्ट। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई अगर किसी चीनी मिल में गन्ना ही ना पहुंचे, किसान मना कर दें, तो चीनी मिल को तो बंद होना पड़ेगा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि भैया मिल जो है वो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और गन्ना जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, किसान भाई खेतीबाड़ी का पार्ट है। यानी कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डिपेंडेंट है, निर्भर है प्राइमरी सेक्टर पर। भाई अगर मशीनों में डालने के लिए कच्चा प्रोडक्ट, कच्चा माल ही नहीं आएगा जो नेचुरली आ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, तो ससुरी मशीनें क्या काम करेंगी फिर, समझ रहे हो तुम। तो इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पर, इससे यह पता चल रहा है, ठीक है। सी, तो बेटा इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर, जितने क्वेश्चन यहां से बने हैं मैं सब लेके आ गया हूं। पिछली क्लास में भी हमने 6-7 क्वेश्चंस किए थे, यहां पर भी किए हैं। मुझे लग रहा था ज्यादा क्वेश्चंस होंगे पर ज्यादा थे नहीं, 14-15 क्वेश्चन ही निकले, ये 15-16 क्वेश्चन निकले ये इस चैप्टर से। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है, तो आप आराम से एक एक क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। कल आएगा तुम्हारे लिए एटीएम में नया चैप्टर, तो कल मिलते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, उसके चैप्टर भी बढ़िया होगा, ठीक है। चलो, करंट अफेयर्स की क्लास है 10 बजे, तो 10 बजे मिलो वहां पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।